हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अभी हम लोग सब कुरान पेटिशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मेरी प्राइमरी कॉम्पिटेंस तो संविधान में है। इसलिए ये इतना बड़ा एक संवैधानिक मुद्दा है, इसको हम उस झगड़े के चक्कर में और कंट्रोवर्सी के चक्कर में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एनसीटी बिल दिल्ली का, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का 2021 15 मार्च को इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से अचानक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। उसकी लीगल प्रश्न क्या हैं? क्या ये संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं पर पूरा उतरता है? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच का, संवैधानिक बेंच का जजमेंट 4 जुलाई 2018 में जो आया, क्या उसकी ये ब्रेजन ओवर रूलिंग है? ये एक प्रश्न जो है, इसको हम देखेंगे। और अरविंद केजरीवाल क्या इस अपोजिशन में कोई हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक राज्य था और पहली बार किसी राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था, उसका समर्थन किया था। ये आज कुछ प्रश्न है जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक फंडामेंटल संविधान का जो रूल है। देखिए, हमने जो भारत में सरकारों का सिस्टम अडॉप्ट किया, उसको हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर या कैबिनेट सिस्टम। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से केसेस हैं, रामजवाया कपूर और शमशेर सिंह और यूएन राव। इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हमने ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम अपनाया है, इसलिए हमारा गवर्नर या हमारा राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शासक होगा। ही विल रेन बट नॉट रूल। वो बाउंड होगा जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे देगी। अब देखिए जरा सा, ब्रिटेन में क्या कहा जाता था। उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट प्रिंसिपल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट मेक अ मैन अ वुमेन, वुमेन अ मैन। हर काम कर सकती है ब्रिटेन की संसद, सिवाय एक मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती। वहीं साथ में यह भी कहा जाता था कि इंग्लैंड कुड नेवर बी रूइंड बट बाय अ पार्लियामेंट। भारत में हम ये प्रिंसिपल नहीं मानते। हमारी संसद सर्वोपरि नहीं है, हमारी संसद संविधान के अंडर है। संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अब अभी जो हमारे देश का जनतंत्र है, उसके बारे में 2 रिपोर्ट्स बहुत शॉकिंग, बहुत अफसोसनाक, बहुत गुस्सा दिलाने वाली आई। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई जिसमें हमसे कहा गया कि हम पार्टली फ्री हैं, हमारा स्कोर 67 दिखाया। मैंने इसका विरोध किया और मैंने ये कहा कि ये बहुत गलत स्कोर है, इसमें कई पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे। आप वो वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। फिर वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वीडेम, स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया, ये कह के कि अब हम एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब क्या है? मतलब ये कि इंटरनेशनल परसेप्शन हमारे जनतंत्र के बारे में हमारे विरुद्ध हो रहा है। ये सारा परसेप्शन का खेल है। तो इस बिल के आने से उस गलत परसेप्शन को स्ट्रेंथ मिलेगी और लोग कहेंगे कि ये दोनों रिपोर्ट सही थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अक्सर जो उसका वक्त होता है, जिस समय वो लॉ लाना चाहिए, वो बहुत अहम होता है। मैं समझता हूं कि ये मुनासिब टाइम नहीं था, और जिस तरीके का ये बिल है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है। ये बिल इस बात की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा कि एब्सोल्यूटिज्म की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि शक्तियां जो हैं वो सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का है उसमें निहित हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये बिल जो है
वो 12 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ था 435 पेज का 2018 में, उसमें ले डाउन किए थे, उनके विरुद्ध जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसां लाना चाहते हैं। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक अथॉरिटेरियनिज्म की आंधी आई हुई है, विश्व की डेमोक्रेसीज जो है वो अथॉरिटेरियन बनती जा रही हैं। आज आप देखिए कि उन्होंने जो एक कंसर्न एक्सप्रेस किया था, वो कंसर्न हमारे विरुद्ध हमारी रिपोर्ट्स में आ रहा है। 120 पेज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इन फंडामेंटल 12 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने में लगाए। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, शायद उनसे भी कोई सुपीरियर चीज है। इसका सार यह था कि देश में रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, किसी के पास निरंकुश पावर्स ना हो, किसी के पास शक्तियां बहुत ज्यादा केंद्रित ना हो जाएं। उन्होंने बात की थी कि हम ग्लोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो। उन्होंने कहा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोग रियल में सॉवरेन हैं, असली मालिक हैं, संप्रभु हैं, वो बोलते हैं अपने प्रतिनिधियों के जरिए। हम इस बिल से क्या कर रहे हैं, जो लोग चुन के आए हैं दिल्ली में एमएलए बन के असेंबली में बैठेंगे, हम असेंबली की शक्तियां कम कर रहे हैं। गवर्नर जिसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, उसकी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, कांग्रेस ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने उसका इतना विरोध किया कि केंद्र में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू नहीं हो पाया। राज्यों में तो लागू हुआ और इलेक्शंस हुए 1937 में और सरकारें बनी, पर केंद्र में कभी लागू नहीं हुआ। क्या कहा था चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने जजमेंट में 2018 के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना चाहिए। कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड, यह बेसिक प्रिंसिपल होगा हमारे जनतंत्र का। कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर से नहीं मिलती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि उस पर बहस करके कोई लॉ पास करें, उससे मिलती। उन्होंने कहा था दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसकी तो कुछ शक्तियां नहीं है। या तो उसको मानना है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या उसको रेफर कर देना है राष्ट्रपति को, और जो राष्ट्रपति आदेश देंगे वो उसे लागू करना पड़ेगा। उसकी अपनी पावर्स नहीं है। और यह भी कहा कि जो राष्ट्रपति को रेफर करने की उसकी पावर है, इन एनी मैटर, इस एनी मैटर एक्सप्रेशन का मतलब एवरी मैटर नहीं है। हर बात राष्ट्रपति को नहीं भेज देगा मैकेनिकल तरीके से। अपना राइट टू डिफर सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल करेगा कि वो मुख्यमंत्री की बात से एग्री नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी को लाना होगा, वैलिड रीजंस देने होंगे क्यों वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बात से एग्री नहीं करता। एक बड़ी अच्छी बात कही थी जस्टिस दीपक मिश्रा ने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, ये अपने आप नहीं आती, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। ये वो पौधा है जिसमें पानी और खाद डालना पड़ता है। क्या आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को कल्टीवेट कर रहे हैं? उस पौधे को पनपने के लिए जो हमें जनतांत्रिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, क्या हम उनको अपना रहे हैं? या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के पेड़ को हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है? ये बड़ा प्रश्न है जो
जस्टिस अशोक भूषण ने अपना जजमेंट दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि रियल पावर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वेस्ट करेगी, ना कि नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर में। आपको मालूम है संविधान सभा में पहले यह तय हुआ था कि गवर्नर का भी चुनाव होगा, उस राज्य के लोग चुनेंगे, बाद में उसे नॉमिनेटेड बना दिया गया। अब ये जो बिल है, इस बिल को लेकर हंगामा है। केजरीवाल पहले भी एजिटेशन करते रहे हैं, उनके एजिटेशन से ही यूपीए सरकार गिर गई थी। अब वो थोड़ा राइट की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। देशभक्ति बजट बनाया हुआ उन्होंने, इसलिए ताकि नागरिकों को वो कट्टर देशभक्त बना पाएं, और कट्टर देशभक्ति टैगोर ने जो है अच्छा नहीं समझा है। मॉडरेशन रहना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस केस में भी कांग्रेस को ब्लेम दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि साहब 1952 में तो दिल्ली में असेंबली थी, 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसकी असेंबली खत्म हो गई। गो के कांग्रेस ही 1993 में असेंबली को वापस लाई। अब वो बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूं कि भैया दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, इसकी थोड़ी पावर और कम हो गई तो अरविंद केजरीवाल को इतराज क्यों है? कश्मीर तो एक फुल फ्लेज स्टेट थी, वहां तो फेडरलिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा इन्वॉल्व था। क्या हुआ था उस दिन? 5 अगस्त 2019 को उसी 370 को जिसको गालियां दी जाती रही, उसी का इस्तेमाल हुआ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकला 272, जिसने संविधान के अनुच्छेद 367 में 367 में जो इंटरप्रिटेशन के बारे में है, शब्दों के माने बदल दिए। अभी मैंने बताया ना, पार्लियामेंट मर्द को औरत बना सकती है, औरत को मर्द बना सकती है। देखिए ये हम कर चुके हैं। कश्मीर में एक संविधान सभा थी, वो संविधान सभा डिसॉल्व कर दी गई 26 जनवरी 1957 को, खत्म हो गई। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने कहा कि संविधान सभा का मतलब कश्मीर की विधानसभा होगा। इसी तरह कहा उन्होंने कि जो गवर्नमेंट होगी कश्मीर की, उसका मतलब होगा गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब अरविंद केजरीवाल इसका सपोर्ट कर चुके हैं, तो आज उन्हें इस बात पे क्यों एतराज है कि ये 2021 का जो बिल है, ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ द सिटी शैल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज अपना घर जल रहा है तो फेडरलिज्म याद आ रहा है। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं और कुछ इसका नाम नहीं। फिर कई अजीब चीजें इस बिल में आ गई। असेंबली की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। जो 3 मैटर्स हैं वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगे, केंद्र सरकार के ही अंडर में हैं। पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। लेकिन बाकी मैटर्स में भी अब बिल में यह प्रोवाइड किया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कमेटी कोई रूल नहीं बनाएंगी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इंक्वायरी नहीं करेंगी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रायर ओपिनियन लिए बिना नहीं लिया जाएगा। तो दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी ऑलमोस्ट सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और वो सारी वेस्ट की जा रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर में। मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसका जो रेशियो है, उसका जो इंटेंट है, उसके विरुद्ध जाता है। एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली देश की राजधानी है,
जो वहां की सरकार हो और केंद्र सरकार हो, उसमें तालमेल होना चाहिए। एम्बेसीज हैं वहां पर। शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने तालमेल बना लिया था वाजपेयी सरकार से भी। अरविंद केजरीवाल के जो पिछले टर्म्स रहे उसमें बहुत बुरे ताल्लुकात रहे, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुए थे उनके, अब फिर खराब हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि केंद्र को इस लॉ को पास करने में फार्म लॉस की तरह जल्दी नहीं करनी चाहिए। सेलेक्ट कमेटी को बिल जाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुन लेना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ संसद में मेजॉरिटी से कानून पास कर देना नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब कंसेंसस बिल्ड करना भी होता है। कंसेंसस बनाना, सब ऑन बोर्ड आ जाएं, यह भी जनतंत्र का हिस्सा है। मैं ये समझता हूं कि ये अगर सेलेक्ट कमेटी को बिल चला जाएगा तो वो बहुत बेहतर होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।